ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल में आज शाम थमेगा दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 29 अप्रैल को होगी वोटिंग, 4 मई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। पत्थरबाजी के बाद फेंके गए बम, फायरिंग की भी घटना आई सामने। जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में अब पेश नहीं होंगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, न्याय मिलने की उम्मीद टूटी। शराब घोटाले से जुड़े मामले में बेंच बदलने की याचिका खारिज होने के बाद लिया फैसला। सिक्किम दौरे पर पीएम मोदी 50वीं वर्षगांठ समारोह में होंगे शामिल। 4000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज। 1 दिवसीय सत्र में ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति वाला विधेयक होगा पेश। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान पहुंचेंगे नितिन नवीन। टोंक में नए जिला कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। 6 अन्य कार्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा लोकार्पण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा। आज पहुंचेंगे शिमला। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान रोका जा सकता है यातायात। पंजाब में बड़ी कार्रवाई। पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। 3 दिन और लू से राहत नहीं, गर्मी से लोग हुए परेशान। बस 3 दिन वरना तेल पाइपें फट जाएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को नया अल्टीमेटम। ईरानी विदेश मंत्री अरागची फिर पहुंचे पाकिस्तान। हॉर्मुज़ अभी खोलो, परमाणु वार्ता बाद में। ईरान ने अमेरिका को भेजा नया प्रस्ताव। पाकिस्तान के जरिए भेजा लिखित संदेश। डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे पाकिस्तानी। ईरानी सांसद रजाई ने खोली मध्यस्थ बने इस्लामाबाद की पोल। बातचीत के लिए जरूरी विश्वसनीयता की बताई कमी। जापान के होक्काइडो द्वीप में भूकंप की जोरदार झटके। 6.2 की तीव्रता से कांपी धरती। आने वाले हफ्ते में इस क्षेत्र में इसी तीव्रता के और भूकंप आने का खतरा। अफ्रीकी देश माली में रक्षा मंत्री कमारा की ली गई जान। हमलावरों ने पत्नी और पोते पोती को भी नहीं बख्शा। सेना और विद्रोहियों में भीषण लड़ाई। भारत के औद्योगिक उत्पादन में बड़ी गिरावट की आशंका। 2% रह सकती है वृद्धि दर। यूनियन बैंक की रिपोर्ट में दावा। सरकार ने रूस से कच्चे तेल आयात के आंकड़े देने से किया इनकार। सीआईसी ने किया फैसले का समर्थन। कहा, देश के रणनीतिक और आर्थिक हितों से जुड़ा है ये मामला। व्यापार घाटे को कम करने के लिए योजना। चीन को निर्यात बढ़ाने के साथ आयात निर्भरता घटाने की रणनीति। घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने पर सरकार का जोर। पश्चिम एशिया संकट में लागत में उछाल। हिंदुस्तान जिंक का बड़ा खुलासा। उत्पादन दोगुना करने की तैयारी। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर आज होगा हस्ताक्षर। आर्थिक संबंधों में आएगी मजबूती। 15 सालों में $20 अरब के निवेश की उम्मीद। रुको, 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी है। इस दिन किए ये काम 100 एकादशियों का पुण्य देता है। इस एकादशी पीले वस्त्र पहनो। यह रंग इस दिन इतना शक्तिशाली है कि खुद विष्णु जी तुम्हें पहचानते हैं। तुलसी पत्ती के साथ चरणामृत चढ़ाओ और खुद पियो। यह एक काम 1000 गौदान के बराबर पुण्य देता है। एक भूखे को खाना खिलाओ, दिया जलाओ घर में, वास्तु दोष साफ होगा, पुण्य 1000 गुना मिलेगा। हम मोहिनी एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं।
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अपने अंतिम फेज में पहुंच गया है। नियमों के तहत कुछ ही घंटों बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। ऐसे में अंतिम दौर में सभी चेहरे प्रचार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने जहां अपने लिए वोट मांगते हुए भवानीपुर में पदयात्रा की, वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी पूर्वस्थली उत्तर से लेकर काटोया तक जनसभाएं की, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा। टीएमसी के सपोर्ट में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक सबको घेरा और कहा कि मोदी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। उनके 3 दोस्त हैं, ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। उन्होंने कहा, बंगाल ये पूरा का पूरा चुनाव जिस तरह से अमित शाह जी ने और मोदी जी ने SIR का इस्तेमाल करके वोट कटवाए हैं, ये पूरा चुनाव SIR के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। पूरा बंगाल जनतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी और अमित शाह जी और मोदी जी को इसका जवाब देगा और उनको बुरी तरह। वहीं तेजस्वी यादव ने भी टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। इसका एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, जिसमें वो बीजेपी को झूठी पार्टी करार देते हुए सुने जा सकते हैं। देखिए ये वीडियो। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट। जहां टीएमसी के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन के तमाम दल रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की टॉप लीडरशिप उसकी कमान संभालते हुए दिखाई दी। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सब प्रचार मैदान में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने ठाकुर नगर में जनसभा करने के साथ ही वहां स्थित मथुआ ठाकुर मंदिर के दर्शन भी किए, जिसे उनकी मथुआ समुदाय को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि मथुआ समुदाय बंगाल के स्विंग वोटर्स हैं, जिनका 50 सीटों पर बड़ा प्रभाव देखा जाता है, यानी वो निर्णायक भूमिका में दिखाई देते हैं। सभा के दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा, बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके, और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती। तमाम नेताओं के बयानों और इन तीखे हमलों ने इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन किसकी कोशिशें वोट में तब्दील हो पाती हैं और इस चुनाव में किसकी जीत होती है, ये देखना होगा। गो सम्मान आह्वान अभियान का उद्देश्य गौ माता के प्रति सम्मान, संरक्षण और सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को गौवंश की देखभाल, सुरक्षा और उनके महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। गौ सेवा हमारी संस्कृति, परंपरा और समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए हम सभी मिलकर गो सम्मान आह्वान अभियान को सफल बनाएं और गो संरक्षण का संकल्प ले। गली गली और हर बस्ती में क्यों रोवे मरी गौ माता, जागो हिंदुओं जागो रे, कर्मा सुना भागो रे। महिला आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार तेज है। एक तरफ विपक्ष संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक गिरने को अपनी बड़ी जीत बता रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल रही है। लेकिन विपक्ष पर हमला बोलने का बीजेपी का ये दाव खुद उसी पर भारी पड़ गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल का महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बिंदल के इस बयान पर अब विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। उन पर प्रदेश महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेकी ने इस मामले में जवाब मांगा। उन्होंने कहा, महिलाएं आगे आ रही हैं, वो नारे लगा रही हैं, आक्रोश रैली निकाल रही हैं, महिलाओं के हक के लिए लड़ रही हैं, शायद उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बुलाने पे महिलाएं सड़कों पे हैं, धूप में हैं, चल रही हैं। और राजीव कुमार बिंदल जी, आप ये कह रहे हैं यही सम्मान है आपका, ये है आपका महिला सम्मान? इस तरह से आप महिला के सम्मान की बात करते हैं। महिला आयोग के नाते और महिला होने के नाते महिलाएं चाहे कोई भी हो, किसी भी दल से हो, हर एक महिला सम्मान की हकदार है। आपने ये शब्द किस तरह से इन महिलाओं के लिए निकाले हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत ही दुख हुआ कि महिलाएं आपके लिए धूप में खड़ी हैं, चल रही हैं, और आप उन महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने की बात कर रही हो, उसी रैली में आप इस तरह के शब्द। बिंदल का यह बयान ऐसे समय में आया जब महिला आरक्षण अधिनियम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
भाजपा इसे पीएम मोदी की ऐतिहासिक पहल बता रही है, जबकि विपक्षी दल इसके कार्यान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बिंदल के खिलाफ इस मामले में कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं। आम आदमी पार्टी ने अपने 7 बागी राज्यसभा सांसदों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को एक याचिका सौंपी। इस याचिका में अनुरोध किया गया कि राघव चड्ढा समेत इन सभी 7 सांसदों की राज्यसभा सदस्यता तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी जाए। इन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है। उनकी सबकी सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी, समाप्त। संजय सिंह ने अपनी याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून का प्रमुखता से हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन बागी सदस्यों द्वारा भाजपा में विलय की घोषणा करना सीधे तौर पर दल बदल की सम्मान है और ये संबंधित कानूनी प्रावधानों का साफ साफ उल्लंघन है। इस अहम कदम से पहले संजय सिंह ने वकील कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव सहित कई दिग्गज विशेषज्ञों से कानूनी सलाह ली है। जानकारों की भी सर्वसम्मति से यही राय है कि मौजूदा कानून के तहत ये सभी बागी सांसद अयोग्य घोषित किए जाने के हकदार हैं। आप सांसद ने दावा किया कि दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के मुताबिक राज्यसभा हो या लोकसभा, किसी भी सदन में किसी अलग गुट को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, भले ही उस बागी गुट में 2 तिहाई सदस्य ही क्यों न शामिल हो। उन्होंने इन सांसदों के भाजपा में जाने को पूरी तरह असंवैधानिक और गैर कानूनी करार किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फैसलों के आधार पर इस कानूनी लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। उपराष्ट्रपति से इस संवेदनशील मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। संजय सिंह ने इसे जनता के जनादेश का अपमान बताते हुए कहा कि इन सदस्यों को आम आदमी पार्टी ने चुना था। अब दल बदल कर उन्होंने भारत के संविधान और पंजाब की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि वो आबकारी नीति मामले की सुनवाई के लिए न तो खुद उनके सामने पेश होंगे और न ही किसी वकील के जरिए अपनी दलीलें पेश करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि इस बेंच से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने भावुक होते हुए कहा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद खत्म हो गई है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए और गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए मैंने सत्याग्रह का रास्ता चुना है। केजरीवाल ने साफ किया कि वो इस मामले में अपनी तरफ से कोई बचाव पेश नहीं करेंगे। हालांकि जस्टिस शर्मा के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित रखेंगे और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रता पूर्वक असहमत हूं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। आइए एक बार समझते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल ये विवाद दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें सीबीआई और ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे नेताओं पर नीति बनाने में गड़बड़ी का आरोप है। केजरीवाल का विरोध जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच को लेकर है। उन्होंने पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बेंच बदलने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। केजरीवाल का तर्क है कि इस बेंच के सामने निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। 20 अप्रैल को हाई कोर्ट ने जस्टिस शर्मा को केस से हटाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने ये रुख अपनाया है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।
ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंचे थे। अमेरिका से बातचीत का 10 शर्तों का प्रस्ताव पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सौंपा। कहा कि इसे अमेरिका को दे देना। उनका क्या जवाब है वो हमें बता देना। हम अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेंगे, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की घेराबंदी किए रहता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साफ कह दिया है कि अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहने तक उनके साथ कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान किसी भी तरह के दबाव, धमकी या आर्थिक सैन्य नाकाबंदी के तहत बातचीत नहीं करेगा। इस वक्त असली समस्या संवाद की कमी नहीं बल्कि अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीतियां हैं। अमेरिका की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयां और दबाव बंद नहीं होते तब तक भरोसे का माहौल बनाना और बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल रहेगा। ईरान के सख्त रुख के बाद अमेरिका का भी रुख बदल गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी। उन्होंने इस फैसले को महंगा और लंबा बताते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों से मिलने का कोई मतलब नहीं जिनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान सीमित हो। ट्रंप ने कहा कि ईरान का प्रस्ताव काफी था लेकिन पर्याप्त नहीं, खासकर उस अमेरिकी मांग के संदर्भ में जिसमें 20 सालों तक यूरेनियम संवर्धन रोकने की बात कही गई है। इसलिए हम 18 घंटे लंबी यात्रा करने जैसे कदम नहीं उठाने जा रहे जब बातचीत का कोई नतीजा ही नहीं निकलना। वैसे ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने तुरंत एक संशोधित और कहीं बेहतर प्रस्ताव दिया है, लेकिन हम अपनी मूल मांग से कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। साफ है कि दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है।